खबर में खुश आमदीद। मैं हूं सईद काजी, आपका मेज़बान। कुछ खबरें रन डाउन और फिर हम बात करेंगे अपने माहिरीन से, अपने मेहमानों से। एक बड़ा मरहला तो तय हुआ, इलेक्शन के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उस पर बड़ी लहदे भी हो रही है, हमेशा की तरह होती है, कोई नई बात तो नहीं है। उस पर एतराज़ात भी आ रहे हैं, अज़ादारियाँ फाइल हो रही हैं, धांधली के इल्ज़ामात हैं, काउंटर यानी एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन ये अपनी जगह पे, मगर कुछ और भी तब्दीलियाँ ऐसी हो रही हैं। ख़ासतौर पर आज हम कराची को ज़ेरे बहस लेके आएंगे और हमारे साथ इमरान अहमद होंगे जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं। उनसे ज़रा हम कराची की सेंस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नईम रहमान और GDA वाले ये सारे बाईकाट की बातें कर रहे हैं, ये सारे जो है वो कुछ नाराज़ भी नज़र आते हैं, कुछ लोग बड़े खुश भी हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी आसानी से वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी और सेंटर में भी। और हाँ, द लास्ट नॉट बट द लीस्ट, जो गवर्नमेंट सेंटर में बनने जा रही है और उसमें पीपल्स पार्टी और उनकी जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, एक खबर तो ये आ रही है कि सब कुछ तय हो चुका, लेकिन अभी पत्ते जो हैं बड़े क्लोज रखे गए हैं सीने के साथ, एकदम से आएंगे, मगर जो एक बार फिर से अलायंस होगा। और हम जो देख रहे थे कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के लत्ते ले रही थी, मगर उसके बाद इलेक्शन के फ़ौरन बाद अब ज़ाहिर है ये दो पार्टियां, तीसरी पार्टी तो नॉन ऑप्शन है, तो ऑप्शन चॉइस जिसे कहते हैं, ये जो अब दोनों पार्टियों को मिलकर करना पड़ेगा। मगर क्या किसके हिस्से में आएगा? पंजाब की तरफ भी एक निगाह रखी हुई है, हालांकि सीटें बहुत कम है पीपल्स पार्टी की, और पंजाब में मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक उनका जो मकसद है वो लॉन्च करना है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को, तो ये एक सिलसिला है। मगर सेंटर में क्या होगा, सदर कौन बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, ये सारी बातें तो चल रही हैं। मगर इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो हम बात करेंगे, क्योंकि एक और एजेंडा SIFC जो एक बड़ी एपेक्स बॉडी बनी है। आज ही मैं खबर देख रहा था और डॉक्टर इकरामुल हक साहब का बल्कि मैं आर्टिकल देख रहा था, जिसमें जो सबसे बड़ी आखिरी हील है हमारी, और वो है आपका जो FBR है। FBR में बहुत अरसे से हमें कहा जा रहा है कि इसमें रद्दोबदल करें, इसमें रिफॉर्म्स करें, क्योंकि हम डॉक्टर इकरामुल हक के कहने के मुताबिक हम 20 ट्रिलियन रुपीज़ हम जो है वो कर सकते हैं, मगर हम आधे से भी कम 7-8 ट्रिलियन का हम टैक्स इकट्ठा करते हैं, फिर बैगिंग बाउल लेके गली गली घूमते हैं। क्योंकि बहरहाल इन दी अल्टीमेट एनालिसिस, इलेक्शन हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, तारीख इसका फैसला तो कर ही लेगी, मगर सवाल यह है कि हम इकोनॉमिकली कैसे फेयर करेंगे, कैसे आगे जाएंगे। हमने जो ह्यूज पेमेंट्स करनी है और हमने जो एक कर्जे का अंबार है हमारे ऊपर, उसका क्या करेंगे। FBR की जो मैं नाअहल ही कहूँ, या अगर मैं तो नहीं कहता, शहबाज ज़ाहिरी साहब भी यही कह रहे होते हैं, डॉक्टर इकरामुल हक तो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं और बाद में छोड़ के उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करते हैं, स्कॉलर हैं, तो ये कौन इसको ठीक करेगा? जब 20,000 यानी 20 ट्रिलियन रुपीज़ हम इकट्ठे कर सकते हैं, तो हम बैगिंग बाउल लेके गली गली में क्यों फिर रहे हैं? फिर जब से SIFC आई है, हम देखते हैं कि बहुत सी बेहतरी भी हमें नजर आई है। मिसाल के तौर पर कैसे ये आपकी डॉलर देख रहे हैं, इसकी नोज डाइव ले रहा था, तो कम से कम वहाँ तो रुका हुआ है। इसके साथ साथ खाद का जब इशू आया, खाद में जब ब्लैक मार्केटिंग हुई, तो उसमें भी फिर आप SIFC आपको याद आई। यानी ये जो सिलसिला है, मैं समझता हूँ कि इसे कोई लोग नजरी या नजरियाती एतबार से कुछ भी देखें, मगर हमें इस वक्त अमली तौर पर चीज़ों को देखना है, और अमली तौर पर जो भी हमारे लिए बेहतरी करे या अच्छा करे, हमें उस पर ही रिलाई करना पड़ता है अपने मखसूस हालात में। अब सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट बनने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ें। ये जो एक बार बार हम कहा जाता है ना कि हीलिंग की भी बात कर रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन भी किसी समाज के लिए अच्छी नहीं होती, और ये आजकल हाल मार्क है पूरी दुनिया में। अगर हम देखें तो पोलराइजेशन तो खैर हमें अमेरिका से लेके हर जगह तक नज़र आती है, मगर हमारे यहाँ शायद कुछ ज़्यादा ही है। ये बहुत सी बातें हैं। मैंने लंबा इंटरव्यू इसलिए दिया कि अजान की ब्रेक है, कि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इमरान अहमद, ब्यूरो चीफ, कराची, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी जो हमारी कैश को भी है, वहाँ सियासत के समत में जा रही है, और ये क्या खेल था इलेक्शन का, इमरान भाई से पूछेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, हमारे साथ हमारे कराची के ब्यूरो चीफ इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अच्छा इमरान साहब, खबर ये तो यहाँ तक पहुँची है, कच्ची या पक्की, कुछ पक्की कह रहे हैं कि 3 हैं स्टेक होल्डर्स कह लें या 3 कोalition पार्टनर्स होंगे, MQM जमा जो है PPP और नून लीग, जाहिर है। तो इस हवाले से क्या कोई फार्मूला तय पाया है? अभी मैं देख रहा था टेकर के बहुत से लीडर इकट्ठे हो रहे हैं, जरदारी साहब के यहाँ भी और इधर भी। आपके पास लेटेस्ट क्या है इमरान भाई? काजी साहब बहुत शुक्रिया।
जो कल वफ्द मिला था MQM का मियां नवाज शरीफ से, उसके बाद बहुत सारे मफरूज़े कह लें, ख़बरें कह लें, मीडिया की जो है जीनत बनी, जिसमें कहा कि जी गवर्नरशिप मांग ली या वजारतों के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई और आइंदा के लाए अमल से पर कोई गुफ्तगू हुई। बिल्कुल आइंदा के लाए अमल से कि जी साथ मिल के चलेंगे। मियां नवाज शरीफ से एक तरीक़े से अलाइंस भी है MQM का, लेकिन वहाँ पर ओहदों के हवाले से गवर्नरशिप तो पहले ही MQM के पास है, तो ओहदों के हवाले से, वजारतों के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर भी ये महसूस किया गया कि अभी उनके पास भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है मियां नवाज शरीफ के पास। और MQM का जो अभी तक कहते चले आए हैं कि हमारा 1 पॉइंट मंशूर है या 1 पॉइंट मुतालबा है, वो ये है कि आप जो है जो भी फेडरल गवर्नमेंट बनेगी वो तरमीम करेगी उस आइन की उस तरमीम में, उस शिक में तरमीम करेगी जिससे जो इख्तियारात हैं, बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात जो हैं, जो वज़ीर आला हाउस में रुके हुए हैं, वो डिवॉल्व होकर नीचे कौंसलर, UC नाजिम, टाउन नाजिम या टाउन चेयरमैन तक चले जाएंगे। वो उनका सबसे बड़ा मुतालबा है। उन्होंने शुरू में, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि हमें ना वजारतें चाहिए, ना हमें कोई ओहदा चाहिए, ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे ये तासुर आए कि जी हुकूमत में शामिल इसलिए हुआ ये ओहदों के लालच में। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि बल्दियाती निज़ाम को मुस्तहकम किया जाए। अगरचे इस वक्त पीपल्स पार्टी का निज़ाम, पीपल्स पार्टी के मेयर हैं और जमात इस्लामी के टाउन्स के पास, अक्सर टाउन्स के पास, ख़ास तौर पर ज़िला वस्ती में जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं बल्दियाती जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद MQM ने यह कहा कि चाहे कोई किसी का भी मेयर हो, मेयर के पास आप ये इख्तियारात दें ताकि कराची में तरक्याती काम उसी वक्त मुमकिन है जब तक मजबूत बल्दियाती सिस्टम नहीं होगा। बसूरत दिगर 15 साल से भुगत रहे हैं। सूबाई हुकूमत के पास इख्तियारात थे, मेरे आपके किसी के घर में सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, मैं वजीर को कहाँ से ढूंढूंगा, किसी सूबाई वजीर को जिसने अपने इख्तियारात अपने पास रखे हुए। मैं MD वाटर बोर्ड को कहाँ से ढूंढूंगा, मैं काउंसलर को पकड़ूंगा और काउंसलर जब ये कहेगा कि यार मैं वाटर बोर्ड वालों से कहूंगा या मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरी नहीं सुन रहे, तो वो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो फिर बेकार है ऐसी जमहूरियत जिसमें ग्रास रूट लेवल पर एक आम आदमी को इख्तियार ना मिले। तो ये MQM का एजेंडा है कि जी हम जो है, हमारा जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो यही है कि बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करके कराची, ये बड़ा एक रिवायती और बड़ा जायज मुतालबा है, बड़ा रिवायती और जायज मुतालबा है ये। बिल्कुल जो है वो लोकल बॉडीज होने चाहिए और इतना बड़ा मेगा सिटी है इमरान भाई। तो अच्छा ये बताएं कि एक तो क्या अगर आप अलायंस में जाती है उधर सेंटर में, तो क्या इधर भी पावर शेयरिंग होगी सिंध में? एंड सेकेंडली ये फरमाइए कि ये जमात इस्लामी क्यों इस तरह से वो एहतजाज कर रही है, और नईम रहमान साहब को आपने देखा, इसी तरह से GDA जो है वो भी, तो इनके क्या है? और मैं माफ़ी चाहता हूँ, सारे सवाल मैं इकट्ठे पूछ रहा हूँ। और इतनी एक कामयाबी जो थी, कोई प्रोजेक्शन ऐसी नहीं थी MQM की, और वो बड़ी उन्होंने सीटें भी ले ली। तो ये क्या ये क्या सिनेरियो बन रहा है कराची की सियासत में? अच्छा देखिए, एक तो काजी साहब मसला ये है कि MQM जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने 17 सिंध में कह लें आप, हैदराबाद और कराची में 15 और 2 हैदराबाद में 17 सीटें ली हैं। जमात इस्लामी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जमात इस्लाम अगर आप कराची अगर आए हों, या मैं आपको बताता हूँ कराची में जितनी प्रोजेक्शन, जितनी पब्लिसिटी, जितने पैना फ्लैग्स, जितने बैनर, जितने झंडे, जितनी झंडियाँ जमात इस्लामी की थी, उतनी पीपल्स पार्टी की भी नज़र नहीं आई, MQM की भी नज़र नहीं आई, किसी की नज़र नहीं आई। सिर्फ यहाँ पर अपना हाफिज नईम साहब छाए हुए थे। और बड़ी हैरत अंगेज बात है जिसपे जमात के बाद हलकों को भी तहफ़्फ़ुज़ात है कि जमात इस्लामी कभी शख्सियत परस्ती की तरफ नहीं जाती। यही इल्ज़ाम वो MQM पे लगाते थे कि जी वो बानी और कायद जो हैं उनके शख्सियत परस्ती है। और अब जो है आप देखें, किसी बैनर पे सिराजुल हक साहब की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ हाफिज नईम साहब की थी कि जो नुमाइंदे खड़े हुए हैं तो वो जमात इस्लामी के नहीं, हाफिज नईम साहब के हैं। जबकि ये जमात की
तरबियत और हम जो पिछला इनका ट्रेडिशन देखते हैं उसके खिलाफ है। तो ये हो गया कि जी इन्होंने आज एक और चीज़ की कि इन्होंने आज कहा कि मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ। ये उस वक्त तक सिर्फ ऐलान ही रहेगा, चाहे हाफिज नईम साहब हों या GDA ने जो ऐलान किया जी हम 2 नशिस्तें हम वापस कर रहे हैं, ये उस वक्त तक ऐलान ही रहेगा कानूनन जब तक हाफिज साहब और 2 जो GDA के लोग हैं, जो उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं, वो हलफ ना उठा लें और हलफ उठाने के बाद वो मुस्ताफ़ी ना हो जाए, जब तक ये ऐलान रहेगा। और अगर इन्होंने ये ना किया कि हलफ नहीं उठाया तो ये सीट ऐसे ही बरकरार रहेगी, इस पे इलेक्शन नहीं होगा ता वक्ते के तीनों उम्मीदवार जो हैं मुस्ताफ़ी हो जाएं, और मुस्ताफ़ी होने के बाद वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद कराएगा, तब जाके ये नशिस्तें किसी को मिलेंगी। हाफिज साहब के सिर्फ ये कहने से कि जी मैं ये नशिस्त PTI के हवाले कर रहा हूँ या ये नशिस्त मैं छोड़ रहा हूँ, ये सिर्फ एक सियासी ऐलान रहेगा। देखना ये कि हलफ उठाने के बाद हाफिज नईम साहब इस्तीफा कितनी देर में देते हैं, कितने घंटे बाद देते हैं हलफ उठाने के बाद, तब यकीन आएगा। जहां तक पीपल्स पार्टी की आपने बात की कि MQM का अलायंस होगा, मेरा ख्याल है ये MQM, मेरा अपना ख्याल है, मैं भी कराची का रहने वाला हूं और देख रहा हूं कि 15 साल में मैंने कराची को कैसे से कैसे होते देखा। तो मेरा ख्याल नहीं है कि अगर MQM पीपल्स पार्टी के साथ किसी अव्वल तो ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को, कतई ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी को, बहुत आगे है पीपल्स पार्टी। अभी जब इनके साथ एक आध और कोई शायद सुना है मैंने कि आज़ाद उम्मीदवार भी मिल गया है, फिर उसके बाद आपके इनके जो सीटें होंगी रिजर्व सीटें ख़वातीन की और अक़लियत की, वो इनके मिला के इनको 100 से फिगर क्रॉस कर देंगी। उसके मुकाबले में MQM में जो शायद रिजर्व और ख़वातीन की सीटें मिला के 38, 37, 38 तक जाएगी, 28 उनकी सीटें, तो ये सारा फार्मूला होगा। तो MQM के लिए बहुत ही ये मुहलिक होगा सियासी तौर पे अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ किसी हुकूमत में शामिल होते हैं। उन पर एक तो यही इल्ज़ाम है पहले कि वो हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, तो ये जो पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम है कि कराची को जो हालत है आज, जो आप सुनते हैं देखते हैं बारिशों के बाद, अच्छा मैं इमरान भाई आपको इसी बात पे रोक रहा हूं क्योंकि ये बड़ी अहम बात है, खंडर बन के रह गया ये, मैं मुहावरतन नहीं हकीकतन मैं इसी पे पर्टिकुलरली सवाल पे आता हूं, क्योंकि ये जब 47 में हमारे 10 दुनिया के आला तरीन शहरों में था, अब 3 बदतरीन शहरों में से गिना जाता है इंटरनेशनल। खैर हम उनसे भी आगे हैं, जब यहाँ पे पोल्यूशन होती है लाहौर में तो किसी चीज़ में तो हमने आपको पछाड़ा इमरान भाई, मगर ये बताइए कि यहाँ पर पूरा कचरा यहीं पे डंप होता है, यहाँ पर जो वाटर हाइड्रेंट्स में जो फ्रॉड होता है वो आपके सामने है, और जिस तरीके से इसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, आप किसी एक को सबको किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इस अरूसुल बिलाद को इस तरह से हमने बर्बाद किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ इमरान भाई। काजी साहब इसमें हिस्सा बकदर जुस्सा, जिसका जितना बड़ा स्टेक है वो उसका उतना बड़ा हिस्सा है। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 2008 से लेके और 2023 तक, जब तक ये गवर्नमेंट नहीं थी और अब आइंदा भी उन्हीं की गवर्नमेंट होगी जो नज़र आ रहा है साफ, तो उसमें उनका हाथ है। देखिए बल्दियाती सिस्टम, कराची हम नाम लेते हैं जी, इस्तांबुल बना देंगे, पेरिस बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, हम इसको बीजिंग बना देंगे, हम लंदन बना देंगे। और भाई जहाँ पे ये जिन शहरों के नाम ये लोग सियासतदान लेते हैं, वहाँ पे इनको ये नहीं पता कि वहाँ पे एक मजबूत तरीन बल्दियाती निज़ाम है, एक ऐसा निज़ाम है कि मेयर के आगे IG पुलिस या सिटी पुलिस ऑफिसर भी नहीं बोल सकता। उसकी जो ACR है वो मेयर कराची लिखता है। तमाम शहरों में तमाम जिनके नाम ये बनाना चाहते हैं कराची को, यहाँ पर तो आपको पहले वसीम अख्तर रोते हुए चले उनका था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत सिंध ने, मैंने आपको बताया कि अगर मेरा पानी नहीं आ रहा, सेवरेज का मसला है, तो मैं क्या MD वाटर बोर्ड को पकड़ने जाऊंगा? और भाई काउंसलर को इतने इख्तियारात दो कि काउंसलर आपका सेवरेज का मसला हल करे, आपके पानी का मसला, आपकी सड़क का मसला, आपके गटर का मसला। जब ओनरशिप होगी शहरी में भी, वो भी देखेगा उसके घर के सामने से गटर का ढकना उठा के तो नहीं ले जा रहा कोई, या कचरा कौन फेंक रहा है मैं उसको पकड़ूं, मैंने साफ कराया अपने काउंसलर से, या काउंसलर को बताएगा कि फला साहब, यहाँ तो पता ही नहीं होता कि कौन सी बॉडी जो है वो कचरा उठा रही है, कौन सा जो इदारा है वो यहाँ पे तो मसला आवारा कुत्तों का है, उसका ही नहीं पता है।
मेयर से कहो, मेयर कहता है जी जमात इस्लामी के जो चेयरमैन और जो नुमाइंदे हैं इलाकों में वो जिम्मेदार है, उनसे कहो कि जी कहते हैं जी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिम्मेदार है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कहो, वो कहेगा जी केएमसी जिम्मेदार है। अच्छा इमरान भाई, ये सूरत हाल है। इमरान भाई ये तो बिल्कुल आपने सही फरमाया और हम इसको बल्दियाती निजाम नहीं आएगा। कराची नहीं बन सकता जिसका जिक्र आपने किया था। एक चंद सेकंड काजी साहब, जी प्लीज। आपने तस्करा किया 1947 के कराची का, बिल्कुल जबरदस्त कराची था। 2011 में एक मजबूत आप मुशर्रफ को चाहे आप कितना इख्तलाफ करें, मुशर्रफ से आप कितना सियासी नजरियाती इख्तलाफ करें, लेकिन उसने जितना मजबूत बल्दियाती निजाम दिया 2001 से लेकर 2010 तक 10 साल तकरीबन ये बल्दियाती निजाम कराची में रहा। और उस दौर में कराची 12 शहरों में 12 तेज रफ्तार तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता था। और आज कराची आपने खुद बताया, ब्लूमबर्ग लिख रहा है, इकोनॉमिस्ट लिख रहा है और दीगर लिख रहे हैं कि जी 5 या 3 बदतरीन रिहाइश के लिए बदतरीन इलाकों में शुमार होता है कराची का। अच्छा ये दुख तो हमें जरूर है और हम इसको उठाते रहेंगे सब, क्योंकि सबसे अहम शहर है, 70% रेवेन्यू हमारा कराची और मेहनत कशों का सबसे बड़ा शहर, चाहे वो पश्तून हो तो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हों या पंजाबी हों। एक मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आपने एक बात की थी कि अगर ये MQM इतनी बड़ी सीटों के साथ, पहले तो ये बताएं कि ये इस तरह से सफाया कैसे हुआ PTI का, और दूसरा ये अगर जाते हैं गवर्नमेंट के साथ तो आप कह रहे हैं कि इनके लिए ये कोई अच्छा पॉलिटिकली अच्छा फैसला नहीं होगा MQM के लिए, अगर मैंने गलत नहीं सुना आपको इमरान भाई? मैं सूबाई हुकूमत की बात कर रहा हूं काजी साहब। अगर जैसे कहा ना कि कोई इम्कान, आपने एक सवाल किया था कि अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ चले जाते हैं, हुकूमत सिंध में कोई ऑफर करती है, वो तो मफाहमत की बातें करते हैं जरदारी साहब के, अगर ये उसके मुतासर होकर उनकी मीठी बातों से या उनकी मुफाहमत की पॉलिसी से, उनकी मुस्कुराहट से ये कुर्बान हो जाते हैं उन पर और चले जाते हैं, तो फिर उनको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मेरा एक पॉइंट है। और मैं ये जो आपने सीटों वाली बात की, यहाँ पे MQM ने मैं आपको बताऊं हल्का 235 है, हल्का 235, ये आपने सुना होगा सोराब कोट, बड़ा मशहूर है अलासिफ स्क्वायर, जहां पे पठानों और महाजरों में बड़े झगड़े हुए। 1986 में सबसे पहला हमला अलासिफ स्क्वायर वाले मुकाम से उन बसों पर हुआ था जब ये हैदराबाद पक्का किला जा रही थी बसें MQM की। उस वक्त MQM महाजिर कौमी मूवमेंट थी। आज उस इलाके में MQM के झंडे लगे हुए हैं। आज अलासिफ स्क्वायर पे MQM की होर्डिंग लगी हुई है, जहां से गुजरना भी बाज हालात में मुश्किल होता था। जिनको हैदराबाद जाना होता था वो सुपर हाईवे का ये रास्ता जाता है हैदराबाद की तरफ, अंदरूने शहर मुल्क जाता है, तो वो रास्ता बदल के जाते थे लोग, नेशनल हाईवे से निकलते थे या दूसरा कोई अल्टरनेट रूट लेके जाते थे। आज वहाँ पर MQM के झंडे लहरा रहे हैं। ये एक अच्छी पेशरफ्त है मैं समझता हूँ। और ये पख्तून महाजिर जो खलीज थी उसमें एक अच्छी पेशरफ्त है। कल इनका जो यौम तशक्कुर मनाया वहाँ पे पठान भी आ रहे थे, वहाँ उनका रिवायती रक्स भी हो रहा था और MQM अपना जश्न फतह मना रही थी। जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है, ये MQM की रिवायती नशिस्तें थीं। सबको पता है 2018 में क्या हुआ था। 2018 में मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मैंने खुद कई उम्मीदवारों को PTI के फ़ोन करके उठाया और कहा कि आप जीत गए, आपको पता है? बोले नहीं, हम तो सो रहे थे। तो वहाँ पर इस चीज़ का भाई PTI ने यहाँ पर काजी साहब कहा कि हम K4 लाएंगे, K4 का पानी, एक कतरा पानी नहीं आया। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सर्कुलर रेलवे चलाएंगे, एक सर्कुलर रेलवे की एक पटरी नहीं बिछी है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया। जब बारिश सैलाब आए तो इन्होंने पलट के पूछा नहीं कि वो 11 रुपए भी लगे या नहीं लगे। इमरान खान को 14 सीटें दी या दिलाई गई 2018 के इलेक्शन में। इमरान खान, मैं दावे से कहता हूं, इमरान खान मुसलसल 14 घंटे कराची में नहीं ठहरे। अगर ये कराची में ठहरते, यहाँ पर बैठे रहते, जब सैलाब आया था बदतरीन सूरत हाल थी, कराची तबाह बर्बाद हो गया था बारिश में 2020-21 की बारिशों में, तो इमरान खान ने चंद घंटे गुजारे गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान भाई रुपए का, जिसकी धज्जियां बाद में पीपल्स पार्टी ने उड़ाई
इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। और अब बहुत ही हम कराची शहर को शायद इग्नोर भी करते हैं, नहीं चाहिए, हम आइंदा भी आपसे इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। हमारा खूबसूरत शहर है, मगर न जाने क्यों मुझे इस ब्रेक पे जाने से पहले याद आया कि शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर पर ये जुल्म मेरे नाम पर उसने किया। तो ये क्यों हुआ, अल्लाह करे अब इसका मदावा हो और आने वाले दिन बेहतर हों। इसी दुआ के साथ ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बहुत से इश्यूज़ हैं, बात करेंगे मखसूस नशिस्तों की, PTI किस जमात में जा रही है, नहीं जा रही, मज़ीद कितनी जमातों के सरबराह मुस्ताफ़ी होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि हुकूमत किसकी आएगी, कैसी आएगी, और ये जो बिजली और ये जो कीमतों का तूफ़ान है ये रुक पाएगा या नहीं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी दानियाल अजीज़ साहब, साबिक़ नून लीगी रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने इलेक्शन के हवाले से कल मैं आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, आपने यानी एक हम अगर ये कहें कि इन प्रोटेस्ट इलेक्शन लड़ा और अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहने की भी कोशिश की आपने। तो अब क्या सिचुएशन है और आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि मैं कुछ सुन रहा था कि कुछ आपको शिकायतें भी हैं। जनाब चौधरी दानियाल अजीज़ साहब। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है जी। ये पहले दिन से ये पुलिस गर्दी का और दहशत गर्दी का एक ऐसा मुजाहरा किया है। 32 साल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये मेरा 8वां इलेक्शन है। कभी इस तरह के हालात नहीं देखे थे, हालांकि हमने मार्शल लॉ भी देखी, सब कुछ देखा था। और इसमें जो है पहले दिन से इस कदर इन्होंने, मतलब जो मेरे सपोर्टर थे उनके पेट्रोल पंप सील कर दिए, जो प्राइवेट अस्पताल वाले थे उनको नोटिस भेज दिए, जो प्राइवेट स्कूलों वाले थे उनको नोटिस भेज दिए। जहाँ पर हम जाते थे ये कुर्सियां उठा लेते थे, वहां जाके लोगों को भगा देते थे। और पुलिस मोबाइल खड़ी रहती थी कि उनको जो भी वहां पर लोग हैं उनको ये देख सकें और उनके नाम बना के रात को फिर आके उनको गिरफ्तार कर लेते थे। तो फाइनली मुझे भी गिरफ्तार कर लिया, मेरी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया, मेरे 21 साल बेटे जो कॉलेज पढ़ता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। यानी बिल्कुल ये पहले दिन से जो है यहाँ पर कैंपेन, ये खुद साख्ता मुकदमे बनाकर मेरे पे मुझे 4-4 दिन बेल के लिए भागते फिरने पड़ा। और आखिरकार जो है फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसरों को भी इन्होंने डराया धमकाया। आखिरी रात को जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको बदल दिया। और मेरे ख्याल में एक बार फिर मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है। चौधरी दानियाल अजीज़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी काजी साहब, क्या हाल है? अच्छा भट्ट साहब, ये तो इंडिविजुअली तो ये सारी इस तरह की बातें और ज़िम्मेदारियाँ चलती रहेंगी। चौधरी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है थोड़ी देर के लिए। ये फरमाएं कि अब पंजाब में, मैं अभी आपके पास बैठा था तो आप जमा तफरीक कर रहे थे, तो ये पंजाब की क्या सिचुएशन है? और अभी सेंटर भी क्लियर नहीं हो रहा, मगर पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून और ये कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की हुकूमत ये क्योंकि मेन मुतालबा यही रहा है मियां नवाज शरीफ साहब का, तो आपके पास लेटेस्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, शुक्रिया आपका। इस वक्त मौसम जो है ना लाहौर का बड़ा तेज़ चल रहा है और आंधी भी थोड़ी चल रही है, इसलिए राब्ते शाब्ते जो थोड़े से काजी साहब हो जाते हैं, मुनक़ता हो जाते हैं, शायद इसलिए आपका राब्ता भी किसी हिसाब से मुंतका हो गया। आप बात कर रहे थे पंजाब की, तो पंजाब की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है काजी साहब। इस वक्त जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे पंजाब। भट्ट साहब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा राब्ता बहाल हुआ है। मैं चाहता हूँ दानियाल अजीज़ साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें और हम उनका आइंदा का अल्लाह अमल मुझे माफ़ कीजिएगा। जी दानियाल अजीज़ साहब, कुछ बीच में लगा है कि वो कोई राब्ता हुआ था, तो अब आपकी क्या स्ट्रेटजी है और आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? इस सारी सिचुएशन तो आपने हमें बता दी। जी, इसमें वाज़ेह तौर पर जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उनका इनमें से किसी के पास भी हल नहीं है। और ये जो पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात है, अनफॉर्चुनेटली इन जमातों में इकोनॉमिस्ट भी कोई नहीं है। जो PTI है वो तो पहले ही अपने हाथ धो बैठी है। उन्होंने तो मांगे के 2 फाइनेंस मिनिस्टर रखे थे, उनके अपने असद उमर साहब तो उन्होंने खुद ही फेल कर दिए थे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी कोई फाइनेंस का आदमी नहीं है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, उनका जो IMF के साथ डीलिंग थी वो तो आपने बखूबी देख ही लिया क्या अंजाम हुआ ये माजी की 16 महीने की हुकूमत में। तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के लिए जो मुआशी प्लान है ये किसी के पास भी नहीं है। ये महज बातों की हद तक है कि जी अगर सियासी इस्तेकाम आ जाएगा तो मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा,
ऐसे नहीं है, मुआशी इस्तेकाम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सियासी इस्तेकाम से हाजिर हो जाए। भट्ट साहब आप मेरे साथ रहिएगा। दानियाल अजीज साहब, हमने बहुत कोशिश की मगर आपने बिल्कुल पते की बात कही कि जो सबसे बड़ा मसला है अब हमें इनसे निकल के उस मैशत की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा था कि बड़े फंडामेंटल बुनियादी और रेडिकल फैसले हमें करने हैं अपने माशी मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए। भट्ट साहब मेरे साथ हैं और भट्ट साहब से लाहौर की खबरें और लाहौर का जो तख्त लाहौर जो है वो किस समझ जाता नजर आता है। भट्ट साहब आपसे पूछेंगे, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर GNN, वेलकम टू द शो। भट्ट साहब, अच्छा भट्ट साहब बीच में हमारी बात क्योंकि रब्ता आज कुछ इस तरह हो रहा था, ये फरमाइए कि कुछ लोग और आज़ाद भी शामिल हुए हैं मुस्लिम लीग नून में, और बज़ाहिर तो सुना यही जा रहा है कि मरीम साहिबा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन क्या अभी इसमें कोई इबाम है या ये चीज़ें तय हैं? और वो 8 लोग कौन से हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है पंजाब में? भट्ट साहब जी, काजी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए थे पंजाब की 296 नशिस्तों पर जो इंतखाब हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग नून जो थी वो 137 का फिगर 137 का ले पाई थी। अच्छा, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो अरकान हैं वो 116, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने 10, मुस्लिम लीग काफ ने 8, इस्तेकाम पार्टी ने 1 और दीगर जमातों ने 1-1, 2-2 नशिस्तें हासिल की। यानी कि काजी साहब बात यह है कि 137 का जो फिगर मुस्लिम लीग नून को मिला, उसके बाद इसको 9 आज़ाद अरकान मिले हैं। याद रहे, ये आज़ाद अरकान PTI से टूट कर नहीं आए, ये बाज़ाब्ता जो इंडिपेंडेंट जो वाकई आज़ाद अरकान होते हैं वो हैं शामिल। अच्छा, मैं आपको उनकी नाम भी बता देता हूँ। उनमें अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो चनियोट की PP 94 से तैमूर लाली साहब एक शख्स हैं, PP 96 से जुल्फ़कार अली शाह हैं, PP 97 से मोहम्मद साकब शाह चदर साहब हैं, सियालकोट PP 48 से खुर्रम विर्क साहब हैं, और PP 49 से राना फयाज, पाकपतन PP 195 से इमरान अकरम, बहावलनगर PP 240 से सुहेल खान, PP 297 राजनपुर से खिजर हुसैन, बहावलपुर PP 249 से साहबजादा अब्बासी। यानी कि 9 अफराद मिलाकर काजी साहब ये 146 का फिगर बनेगा जो मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त आया है। अब जो हमारी मुस्लिम लीग नून के ज़राए से बात हुई है, उन्होंने कहा जी हमारे पास मजीद सीटें आ गई हैं, और 149, 150, 150 का फिगर राना सनाउल्लाह साहब से जो बात हुई है, राना साहब तो 150 का फिगर दे रहे हैं। इनको सादा अक्सरियत बनाने के लिए पंजाब असम्बली में 186 का फिगर जो है वो काजी साहब दरकार है। अब अगर सादा सी बात कर ले, 186 में से आप निकाल लें जो इनके पास तादाद, राना साहब तो 150 कह रहे हैं लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन 149 की है, तो 149 को 186 में से आप माइनस करें तो 37 सीटें मुस्लिम लीग नून को रहती हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मखसूस खवातीन की नशिस्तें पड़ी हुई हैं, अकलियतों की नशिस्तें पड़ी हुई हैं, 66 मखसूस खवातीन की नशिस्तें हैं, 8 अकलियती नशिस्तें हैं। अब अगर 66 जो मखसूस खवातीन की नशिस्तें हैं उनका हम फिगर निकालें कि मुस्लिम लीग नून को क्या मिलती हैं, तो उसमें आपको 149 जो इनके पास तादाद मतलूबा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4.5, यानी 4.5 के मुताबिक एक मखसूस नशिस्त की सीट खवातीन की मिलती हैं उन अशखास को। 149 ओब्लिक 4.5 निकालेंगे तो 33 का फिगर निकलता है जो मखसूस खवातीन की नशिस्तें हैं। इसी तरह एक बात मैं आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ाद तो वो आज़ाद है, उनकी तो पार्टी कोई नहीं है, तो अब फिर किसको मिलेंगी? ये सारी इनको मिल जाएंगी। देखें काजी साहब, अगर 66 जो मखसूस खवातीन की नशिस्तें हैं, इन्होंने जो लिस्ट जमा करवाई हुई है उसमें इनको 33 से ज़्यादा मेरी इतला के मुताबिक नहीं मिल पा रही। अगर 33 मिलती हैं और अकलियतों की 6 मिलती हैं तो इनकी तादाद जो है वो फिर इस पोजीशन में मुस्लिम लीग नून खड़ी है इस वक्त कि वो क्लियर जो है अपनी हुकूमत बनाने में बड़ी मजबूत है। ये तो अब मेरे किसी कानूनी माहिर से पूछना पड़ेगा कि आज़ाद किधर जाएंगे और उनकी जो नशिस्तें हैं उनका क्या सिलसिला होगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन भी नहीं की मेरे ख्याल में, तो ये है सिलसिला। लेकिन मैं एक और सवाल, जो कंटेंडर जो हैं वो मरीम साहबा ही हैं पंजाब में या कुछ और भी इसमें ऑप्शंस हैं? देखें 1 मिलियन क्वेश्चन है आपका काजी साहब।
जो मेरी इंफॉर्मेशन है, गुज़िश्ता रात खबर दे रहा हूँ आपको, रायविंड में मिठाई तकसीम हुई है और उस मिठाई में मरियम नवाज़ को मरियम नवाज़ नहीं कहा गया, मरियम नवाज़ साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब कहकर पुकारा गया है। ये मेरी मुसद का रायविंड से खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ काजी साहब। और इसके अलावा अगर आप मार्केट की गॉसिप्स जाएंगे तो फिर वो इफ़ बट्स की बातें निकल आती है कि जी अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो गया तो फिर चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ नीचे आ जाएंगे, और अगर मरियम नवाज साहिबा नीचे हुई तो फिर ऊपर शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। ये ऊपर की बार्गेनिंग चल रही है अभी, लेकिन पंजाब में समझता हूँ क्लियर है काजी साहब। अच्छा, लेकिन अभी तो टेबल पे होंगे ना सारे ऑप्शन तो रखेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसमें वो 45 लोग तो बड़े वाइटल हैं कम से कम सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए, और आपको पता है कि बड़े हार्ड बार्गेनर हैं अपना जरदारी साहब, भट्ट साहब। काजी साहब 100% दुरुस्त। अगर शतरंज की बिसात बिछाकर उस पर खेलना जानता है तो मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी से बड़ा इस मुल्क में प्लेयर कोई नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। आसिफ जरदारी जो है वो खपे पाकिस्तान का नारा जब चाहे वो लगा देते होते हैं, दुरुस्त है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि गेम काजी साहब फंस गई है। आप देखिए कि मुख्तलिफ जानिब से कुछ रिज़ाइन भी आना शुरू हो गए हैं। आप जमात इस्लामी का एक देखिए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का देखिए, 2 उधर से आ रहे हैं, पीर पगाड़ा की जानिब से आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि अभी तक जो है ना ताला जो है वो काजी साहब किसी से प्रॉपर अंदाज में खुला नहीं है, मैच अभी फंसा हुआ है। चलो गोया इसका मतलब चले, ये भी तो एक सियासत का एक हिस्सा ही है ना भट्ट साहब, ये खींचतानी। तो ये बहरहाल चलें देखते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे और जो है वो इसका पावर में कितना शेयर होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी खपे और दरअसल तो हुकूमत खपे, तो इस हुकूमत में कौन कौन खपाया जाएगा आने वाले दिनों में देखेंगे। देखते रहिए हमें, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।